च 231 च 99 रिपीट चैप्टर। यह एक रिपीट चैप्टर है, किसी कारणवश में नहीं लिख पाई हूँ, पर मैं रिपीट चैप्टर में छोटा चैप्टर ही दी हूँ ताकि आपके काम कॉइन्स खर्च हो। अब आगे फ्लैशबैक कंटिन्यू। आयु को जोर से धकेलने पर वह डर जाती है। वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी उसे महसूस होता है कि वह नीचे नहीं गिरी थी। जब वह आंख खोलती तो वह देखती है किसी मजबूत बाहों ने उसे पकड़ा हुआ है। वह सामने देखती है तो उस इंसान को कभी भूल नहीं सकती थी। वह जिसने जिंदगी दी थी, उसके सामने राज खड़ा था। तभी राज उन सभी पर चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो और यह क्या तरीका है किसी को इस तरह से बाहर निकालने का। उसके इस तरह चिल्लाने से और उसकी इतनी हाई पर्सनैलिटी देख एक बार के लिए वो औरतें चुप हो जाती है। पर अगले ही पल एक औरत गुस्से से बोलती है, अब पहले तुम ये बताओ कि तू किस नंबर वाला इसका आशिक है। इसका आई हमारे गांव को कोठे खाना खोलकर रख दी है। तभी एक चटाक से आवाज गुजती है। राज ने उस औरत को खींचकर एक थप्पड़ मारा और बोलता है, मैंने आज तक किसी औरत पर हाथ में उठाया और तुम जैसी गंदी औरत जो एक औरत होकर किसी औरत के दर्द को नहीं समझ सकती, उस औरत की मैं इज्जत नहीं कर सकता। इस समाज में औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन एक औरत ही होती है। अगर एक स्त्री होकर तुम लोग एक स्त्री का दर्द समझने लगे ना, तो आज के समय में कोई दर दर की ठोकरें ना खाएं। ये बोल वह आयु को उठाता है और बोलता है, चलो यहाँ से आयु। आयु आंसू भरी आंखों से उसे देखती है और उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राज उसके पीठ को सहलाते हुए बोलता है, काम डाउन, सब ठीक होगा। ये कह वो उसे वहां से लेकर जाता है और उन सभी को वार्निंग देते हुए कहता है, मैं तुम सबको इस हरकत के लिए छोड़ूंगा नहीं। ये कह वहां से चला जाता है। वही गाड़ी में आयु एकदम शांत बैठी थी। तभी राज आयु से बोलता है, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल रही हो। तभी आयु बोलती है, राज मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, पर मैं ऐसी जगह चाहती हूँ जहाँ मैं कुछ कर सकूं और इज्जत के साथ जी सकूं। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, आप मेरे साथ खड़े हैं, मुझे यही मंजूर है। कल को कोई यह ना कह सके कि किसी ने मेरे ऊपर एहसान किया है। राज कुछ देर तक आयु की सारी बात सुनता है, फिर वो आयु से बोलता है, ठीक है आयु, मैं तुम्हारी यह बात मान लूंगा, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अब इसे तुम शर्त समझो या कुछ और। आयु राज की तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो, क्या कहना है आपको और क्या शर्त है। तभी राज बोलता है, अब तुम कहीं पर भी काम नहीं करोगी। आयु नासमझी में देखती है तो राज बोलता है, तुमने मुझे जैसा कि बताया था तुम बिजनेस मैनेजमेंट डिजाइनर की स्टडी कर रही थी। मेरी कंपनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तुम घर बैठे मुझे डिजाइन बना कर दोगी। तुम्हारा डिजाइन यदि मेरी कंपनी को बेनिफिट देगा तो मैं तुम्हें पे करूंगा। आयु को इससे कोई एतराज नहीं होता और वो हामी भर देती है। राज अपनी गाड़ी सविता ताई के घर की तरफ ले जाता है और उसे सविता ताई से मिलाता है। सविता ताई एक दाइमा थी जो राज और उसके भाई बहनों बहनों का सेवा की थी। तो राज को उनसे बेहतर कोई नहीं लगा, क्योंकि आयु भी प्रेग्नेंट थी। सविता ताई का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ उनके भाई के सिवा। उन्होंने आयु को अपने पास रखा, ये कहकर कि आयु उनका घर संभालेगी और मेरे साथ रहेगी। आयु को कोई एतराज नहीं लगता, क्योंकि वो कहीं भी फ्री में नहीं रहना चाहती थी, उसका अपनों से भरोसा टूट गया था। हाथ आयु के हाथ से अचानक बंध जाता है। मैं एक प्रॉपर जॉब मिल जाएगा, पर फिर क्या होगा, जीवन बर्बाद करने का सोच लिया। उसने आयु को भुलाने के लिए शराब तक का सहारा लेना शुरू कर दिया। जब हर कोई कहता कि आयु अब नहीं रही, लेकिन उसका दिल जानता था कि आयु जिंदा है। पर इंतजार कब तक, वह अपने आप को काम और शराब दोनों में डुबो दिया। तभी राज वेद के कंधे पर हाथ रख उसी के पास बैठ जाता है, तो राज उसके गले लग जाता है। राज की आंखों में खुद भी आंसू थे, उन दिनों को याद करते हुए। तभी राजवेद से बोलता है, कहावत सुनी है ना आपने, जो बीत गया सो बीत गया, पर आपके पास आज की जिंदगी है। वेद अब आयु को अपना लीजिए, अब किसी और के लिए उसको मत तड़पाएगी। वही केबिन के डोर के बाहर खड़ा मान, उसके भी आंखों से आंसू बह रहे थे। मान जिसने मोबाइल पर रूही को कॉल किया था, रूही भी आयु की इतनी बड़ी तकलीफ को सुन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पर कोई और भी था जिसके आंखों में आंसू और पछतावा दोनों था। वह थी रीमा जी। रीमा के पास बैठी हुई थी, तभी मान का कॉल आने पर
तो वहीं रूही अपना चेहरा घुमा रीमा जी को देखती है और बोलती है, सुन लिया ना माँ, अपने आप कहती थी ना कि वेद भाई ने सिर्फ कष्ट झेला है, तो फिर यह सब आयु के नसीब में क्यों। 232 वेद का आयु के प्रोजेक्ट को हाँ करना निकायो एनी मीटिंग। अब आगे वेद और रुद्र एक दूसरे को चुनौती दे देते हैं। रुद्र वापस नीचे चला जाता है। वहीं मयंक वेद को देखता है तो वेद उससे बोलता है, तुम्हें कुछ पूछना है, पर मयंक ना में सिर हिलाकर बोलता है, मुझे कुछ नहीं पूछना, तुमने जो फैसला लिया होगा कुछ सोच समझ कर लिया होगा। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मुझे लगा कि रुद्र सही है तो मैं अपने बेटे का साथ जरूर दूंगा। वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे चले जाते हैं। वही वह कमरे में जाता है तो आरू इस समय बालकनी में खड़ी थी। आयु काफी ज्यादा परेशान थी। वेद ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसमें लिखा था कि वेद ने कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर का नाम अपने को छोड़कर उसने दिया था, ताकि आयु उनमें से किसी एक को चुनकर अपनी प्रोजेक्ट को शुरू कर सकती है। आयु को यह ना मंजूरी थी, पर इस चीज को मना करने का मतलब वेद को तकलीफ देना। पर आयु को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना डिसीजन क्या बताएं। तभी वेद उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसके कमर में हाथ डाल उसे गर्दन पर अपनी होठ रख देता है और किस करने लगता है। आयु जो इन सब के लिए रेडी नहीं थी, अचानक वेद के ऐसे छूने पर वह एक पल के लिए डर से जाती है। तभी वेद उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोलता है, क्या तुम अभी भी मेरी छुबन से अनजान हो, जो मुझे पहचान नहीं पा रही हो। ये सुन आयु वेद की तरफ देखती है तो वो उसके बालों में अपना हाथ फंसा उसके होठों पर होंठ रख देता है। आयु को समझ नहीं आ रहा था कि वेद करना क्या चाहता है, पर वेद उसे काफी पैशनेटली किस करने लगता है। कुछ ही देर में आयु को सफोकेशन होने लगता है। वेद उसे दूर करता है तो आयु वेद को देखने लगती है। वेद आयु को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। आयु वेद को देख उसके गले लग जाती है और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर हल्का सिसकते हुए बोलती है, सर आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सुन वेद उसे अपनी बाहों में भरते हुए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो अच्छा ना लगे, बस शायद तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे मन का नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ अलग दिख रहा हूँ। फिर आयु का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, आयु मैं तुम्हें कभी भी किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी अच्छा इंसान हो। मैं तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ खुश रहो, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जो सोचूंगा वह सही सोचूंगा। ये सुन आयु उसे देख बोलती है, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। अगर मुझे कभी भी लगा कि मैं गलत जा रही हूँ तो मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। ये सुन आयु उसकी तरफ देख बोलता है, तो इसका मतलब तुमने डिसीजन ले लिया है। आयु अपनी पलकें झुका लेती है और उसके आंखों में नमी आ जाता है। ये देख वेद एक गहरी सांस लेकर उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम उसके लिए फ्री हो। ये सुनते ही आयु वेद को देखने लगती है। तो वेद बोलता है, बस एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हें लगे कोई मुसीबत में हो और तुम्हें कोई चीज सही नहीं लग रही, तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी और मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी। इस बात की मुझे प्रॉमिस चाहिए। ये सुन आयु हाँ में सिर हिलाती है और वेद के सीने से लग जाती है। वेद आयु को कंट्रोल करना चाहता था। वह चाहता था कि वह जो भी कर रहा है, जो भी सोच रहा है, अगर वह आयु करेगी तो इससे दो फायदा होगा। एक तो आयु जो करना चाहती है वह कर भी लेगी, साथ में उसकी बराबर नजर रहेगी। पर वह इतना जान गया था कि आयु जिद्दी है और वो वही करेगी जो वह चाहती है, और वह आयु के आंखों में अपनी जबरदस्ती करने से आंसू नहीं चाहता था। आखिर उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट देखे हैं। वेद को आयु के आगे हार मानना पड़ा, पर मन में एक दृढ़ लेकर कि वह सामने तो नहीं पर पीछे से आयु को पूरा सपोर्ट करेगा। वही आयु को अपनी गोद में उठाकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह आयु रेडी होकर पूजा करती है। उसके बाद मीनू के साथ और निम्मी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बनाती है। उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपने फाइल को समेटती है। तभी वेद भी बिजनेस सूट पहनकर बाहर आता है। आयु वेद को देखती है और वेद के पास चली जाती है। वेद आयु को देख ही रहा था, तभी आयु झुककर वेद के पैर छू लेती है। ये देख वेद कुछ कहने को होता है, पर तब तक आयु उठकर खड़ी हो जाती है। आयु वेद को देखकर बोलती है, मुझे आपका साथ और आशीर्वाद दोनों चाहिए। मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ, अगर मुझे उसमें सक्सेस मिला तो पहले खुशखबरी मैं आपको दूंगी। मैं आपसे इस बारे में छुपाया था और मुझे इतना पता है कि आपने जरूर बहुत कुछ मेरे बारे में पता कर लिया होगा, पर फिर भी मैं कोशिश की क्योंकि मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती थी।
ये सुन वेद आगे झुककर उसके माथे को चुम बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बात हमेशा याद रखना। आयु मुस्कुराकर बाहर चली जाती है। जाते हुए वेद किसी को कॉल कर बोलता है, हमेशा उसके साथ रहना। ये बोल कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आयु नीचे जाती है तो घर के सारे मेंबर का आशीर्वाद लेती है। आयु ने सभी को बता दिया था कि आज उसे एक बिजनेस पार्टनर से मिलने जाना है और जहां तक उम्मीद है अगर आज सब कुछ सही रहा तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। रीमा जी उसे दही शक्कर खिलाती हैं और आयु अपने गाड़ी से निकल चली जाती है। कुछ देर बाद एक बड़े से कैफे में आयु और शिप्रा और साथ में धीर तीनों ही वहां पर पहुंचते हैं। आयु चारों तरफ नजरें दौड़ाती है तो वहां पर दूर दूर से लोग बैठे हुए थे। तभी आयु के पास एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या आप आयु सिंह है? ये सुनते ही आयु हाँ में सिर हिलाती है। सभी उनके पीछे चले जाते हैं। वही वह आदमी एक कॉर्नर सेट एरिया पर ले जाता है जहां पर बेहद सुंदर गार्डनिंग की गई थी। सुबह के 10 बजे बज रहे थे। हल्की हल्की धूप आ रही थी। मौसम ठंडा रहने से वहां का टेम्परेचर काफी अच्छा था। आयु जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर निक पहले से ही मौजूद था और उसी के साथ एक लड़की और लड़का भी आयु को वहां आते देख तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। तभी एनी भी बोरियत में खड़ी होती है। एनी की नजर जैसे ही आयु पर जाती है वो एक पल के लिए सोचती है, फिर शॉक्ड होते हुए बोलती है, तुम? आयु भी एनी को तुरंत पहचान जाती है और उसे देखते हुए बोलते हैं, आप यहाँ पर? तभी एनी आयु के गले लग जाती है और बोलती है, मेरे लिए ये सरप्राइज है, तुम बिलीव नहीं करोगी। उस समय के बाद मैं सच में सोचा कि अगर हम दोबारा मिलते हैं तो इस जगह पर कोई तो मेरा दोस्त होता है। ये सुन आयु मुस्कुरा देती है। तभी शिप्रा पीछे से बोलती है, एनी जी हम भी हैं, हमसे भी मिल लीजिए। ये सुन एनी पीछे देखती है और शिप्रा को देख मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाते हुए थोड़ी देर बाद सभी बैठ जाते हैं। वहीं निक दोनों का परिचय करवाते हुए बोलता है, ये है सैम मेरा असिस्टेंट दोस्त, कुछ भी कह सकती है, और यह मेरी सिस्टर। ये सुन आयु मुस्कुरा देती है। तभी एनी बोलती है, आई डोंट बिलीव इट कि तुम्हारे लिए मेरा भाई इतना पागल था। ये सुनते ही आयु बोलती है, एक्सक्यूज मी। तभी एनी बोलती है, मेरा मतलब उसने तुम्हारी जब से डिजाइन देखी थी तब से हमें पका रखा है, जबकि तुम मिली ना तब से वह तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये सुन है आयु और शिप्रा दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी धीर फाइल खोलते हुए निक के सामने रख देता है। निक और एनी सारे फाइलों को देखते हैं। फिर धीर प्रेजेंटेशन का चीफ एक लैपटॉप में कनेक्ट कर उसको निक आगे कर देता है। 1 घंटे तक उस प्रेजेंटेशन को देखते हैं और साथ में डिजाइन्स को। सभी के चेहरे को देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि वह सभी काफी इम्प्रेस हुए हैं। तभी वहां पर काफी सारे स्नैक्स रखे जाते हैं। निक वेटर को जाने का इशारा करता है और सभी को पहले कुछ खाने को बोलता है। शिप्रा और धीर तो खाने भी लगते हैं, पर आयु को ना खाता देख निक बोलता है, क्या हुआ है आपका, क्यों नहीं खा रही है? ये सुनते ही आयु मुस्कुराकर बोलती है, आज मेरा फास्ट है। 233 डील डन। एनी सनक निक को पता चला आयु के करवा चौथ के बारे में। अब आगे आयु, निक, एनी, धीर, शिप्रा, सैम सभी चारों तरफ बैठे हुए थे। सभी इस समय स्नैक्स कर रहे थे। वही आयु को ना खाता देख निक उससे पूछता है, क्या वह मिस आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? ये सुनते ही आयु मुस्कुराकर बोलती है, वह आज हमारा व्रत है। ये सुनते ही निक ना समझी और हैरानी से उसे देख बोलता है, आज कौन सा व्रत है? तभी से शिप्रा तपाक से बोलती है, सर जी हिसाब से आप हिंदी बोलते हैं, आपको हिंदी कल्चर के बारे में भी तो पता ही होगा। तभी निक बोलता है, या ऑफ कोर्स। ये सुनते ही शिप्रा अपना चाउमीन को खाते हुए बोलती है, दरअसल इनका करवा चौथ का व्रत है। ये सुनते ही निक जो खाना खा रहा था उसके मुंह में ही अटक जाता है और उसे खांसी आ जाती है। तभी आन्या उसकी तरफ पानी बढ़ती है तो सैम उसके पीठ को रगड़ने लगता है। वहीं एनी सरप्राइज होकर आयु को देखते हुए, क्या सच में तुम मैरिड हो? ये सुनते ही आयु हाँ में से हिलाती है। तभी शिप्रा उसके मंगलसूत्र की तरफ इशारा कर बोलती है, शायद आपसे भी यह नोटिस नहीं किया, हाँ मांग में थोड़ी हल्की सिंदूर होती है क्योंकि कॉलेज जाना पड़ता है, और कॉलेज में तो आप जानते ही हैं कि लोग इस बात का बतंगड़ बनाने लगते हैं, पर गले में मंगलसूत्र से तो आप समझ ही गए होंगे। तभी एनी निक को देखते हुए बड़बड़ाती है, अगर बेचारे को समझ कर आ गया होता तो मेरे हिसाब से अब तक वह उसे पागलों की तरह नहीं ढूंढ रहा होता। उसके बड़बड़ाहट बगल में बैठा श्याम सुन लेता है और उससे बोलता है, हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं, आशिकी लगाने नहीं। ये सुनते ही एनी उसे चिढ़कर उसे देखती हैं।
वही निक अब तक खुद को संभाल चुका था और कुछ देर बाद सभी अपना नाश्ता, जो कि अच्छी खासी हैवी हो चुकी थी, कर चुके थे। उसके बाद निक एनी और सैम की तरफ देखते हुए, तो आप दोनों का क्या कहना है? ये सुनते ही एनी बिना कोई देरी लगाए, मेरे हिसाब से सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये सुनते ही सभी मुस्कुरा देता है, क्योंकि एनी का कहने का मतलब पूरी तरह से डील डन था, क्योंकि उसके कंपनी की 50% पार्टनर वही थी। तभी उसके बाद निक आयु की तरफ देखते हुए, तो मिस आप अपनी क्या शर्त रखना चाहती हैं? आप खुलकर बता सकती हैं। ये सुन आयु एक नज़र शिप्रा और धीर को देखती देखी है, तो धीर उसकी तरफ एक कागज बढ़ा देता है। उसे कागज को लेकर जैसे ही निक सब कुछ पढ़ता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी वह एनी को देता है, तो एनी उसे पढ़ने लगती है। फिर कुछ देर देखने के बाद वह आयु से बोलती है, तो आयु, आपका कहना है कि आप इस पार्टनरशिप में किसी के अंदर में काम नहीं करेंगे, आपका खुद का रहेगा, ताकि आप अपने काम में आपका जो भी प्रॉफिट हो वह आप खुद अरेंज करें। ये सुन आयु हाँ में सिर हिलाती है। दूसरा कंडीशन ये था कि आप 50% का पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये सुन आयु हाँ में सिर हिलाती है, तो एनी बोलती है, पर क्यों? तभी आयु बोलती है, माना कि आपका पैसा कंपनी जो भी हो, पर इसमें जो डिजाइन्स, मटेरियल, कारीगर सब कुछ मेरे होंगे, तो उस हिसाब से हमें इसका प्रॉपर प्रॉफिट मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यदि हम वर्कर ना होकर एक पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो अगर आपका काम अच्छा होता है तो उसमें एक मेरा भी नाम जुड़ेगा, जिससे मेरे नाम कई लोगों तक नाम पहुंचेगी, तो इसके लिए मुझे स्टैंड होना है। ये सुन एनी काफी इम्प्रेस होती है, क्योंकि लड़कियों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बहुत कम पाया जाता है। तभी एनी बोलती है, और यदि हम आपका ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दे तो? ये सुनते ही आयु बड़ी सलीनता से मुस्कुराते हुए, बहुत ने रिजेक्ट किया है, उस गिनती में आप भी आ जाएंगे, पर मेरे कदम नहीं रुकेंगे। ये सुन सभी के चेहरे पर एक स्माइल थी। स्माइल होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि ऐसी कॉन्फिडेंस में वह किसी गलत इंसान को ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे। ये सुनने के कॉन्टेक्ट्स आगे बढ़ते हुए बोलता है, ये हमारी तरफ से कॉन्टेक्ट बनाई गई है, आप इसे पढ़ लीजिए। यू जैसे ही उसे कॉन्टेक्ट को पढ़ाती है, वह हैरानी से निक को देखने लगती है। तभी वह कॉन्टेक्ट शिप्रा और धीर दोनों ही पढ़ते हैं, तो हैरानी से निक को देखने लगते हैं। तभी निक बोलता है, वैसे तो मुझे आपको सिर्फ हायर करना था, ताकि आप मेरे कंपनी में आकर सिर्फ काम कर सके, बाकी सब कुछ मेरा था, पर आप पार्टनरशिप करना चाहती हैं तो ठीक है, मैं आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। उससे पैसे के इन्वेस्टमेंट में मेरा भी 50% का भागीदार रहेगा। जिस दिन आप मेरा पार्टनरशिप का पैसा जो कि लगाया जाएगा वह वापस कर देंगे, उस दिन के बाद आपका कंपनी आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप पर कोई भी प्रेशर नहीं किया जाएगा, आप जब चाहे तब तक आप इस कंपनी से जुड़कर कम कर सकते हैं। कुछ देर तक सभी में आपस में बात होता है और सभी को ये डील मंजूर होती है। कुछ देर में आयु भी साइन कर चुकी होती है। तभी सैम आगे बोलता है, पर एक प्रॉब्लम है। सभी उसे देखने लगते हैं, तो सैम को बोलने का इशारा निक करता है, तो सैम बोलता है, हमारी कंपनी में इस समय जिस कंपनी को काम करने के लिए दिया गया है वह एक यहाँ की बहुत बड़ी जाने वाली कंपनी है, जो हमारे पूरे होटल का काम देख रहे हैं, और उसी में आपको भी इस प्रोजेक्ट को करना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद ही, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आपको हमारी तरफ से आपकी कंपनी खड़ा करने के लिए फुल सपोर्ट दिया जाएगा। आयु हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर के बाद सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वही आयु हाथ जोड़ती है और सभी वहां से चले जाते हैं। वही आयु के चले जाने के बाद एनी निक को देखते हुए बोलती है, ब्रो कैसा फील हो रहा है आपको? ये सुन निक अपनी फाइल उठाते हुए, क्या कैसा फील हो रहा है? तभी एनी बोलती है, झूठ मत बोलना भाई, पहली बार मैंने आपको किसी लड़की के लिए इतना डेस्परेट देखा था। ये सुन निक मुस्कुराते हुए एनी को देख बोलता है, या बिल्कुल, मुझे ये लड़की पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, पर पसंद और पाना में अंतर होता है। वह शादीशुदा है और यह सब उसके चेहरे की स्माइल ही दिखती है कि वह अपनी लाइफ में खुश है। तो जरूरी तो नहीं इंसान किसी को पाना ही चाहे। मैं उसे एक दोस्त के रूप में भी पाकर खुश रहूंगा। तभी एनी किसी खोए हुए अंदाज में बोलती है, क्या प्यार को भूलना इतना आसान होता है भाई? ये सुन निक बोलता है, भूलना आसान नहीं होता है, पर जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप प्यार करते हो, उसे किसी और के साथ खुश देखकर आपको खुशी मिलती है, और यही खुशी आपका प्यार होता है। ये सुन एनी चेयर पर बैठ उसे देखते हुए, पर यदि आपको खुशी अपने प्यार को छीन कर अपने पास रखने में हो तो सैम बोलता है, तो उसे जुनून, जिद्द, अट्रैक्शन बोलते हैं, ना कि प्यार, क्योंकि प्यार में लोग कुर्बान होते हैं, किसी को बर्बाद नहीं करते। ये सुनते ही एनी अपनी बची कॉफी पीते हुए बोलती है, पर मेरी ऐसी सोच नहीं है।
मेरी सोच यह है जो चीज आपको पसंद है उसे अपने पास रखोगे तभी आपको वह सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरे की तरफ देखकर वह दर्द झेलना मूर्खता होती है। ये बोल कॉफी खत्म कर वह उठकर वहां से चली जाती है। उसको ऐसे जाते देखा सैम एक गहरी सांस लेकर अपना लैपटॉप उठाना है तो निक बोलता है, तुम कब बताने वाले हो एनी को? ये सुनते ही सैम उसे देखने लगता है। निक के बातों को समझते हुए बोलता है, वह मुझे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती और वैसे भी मेरी राय वही है जो मैंने अभी कहा, अपने प्यार को किसी और के साथ खुश देखना। अगर वह किसी और के साथ खुश है तो मैं उसी में खुश हूँ और मैं हर कोशिश करूंगा कि वह खुश रहे। तभी निक बोलता है, और यदि वह की कोई खुशी किसी का घर तोड़ कर ले तो तब भी क्या तुम उसका साथ दोगे? तभी सैम कुछ सोचते हुए, जिस दिन मुझे लगा कि वो किसी को बर्बाद कर खुद को आबाद करना चाहती है मैं उसका साथ उसी समय छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं चाहे खुद का या किसी और का घर बर्बाद इस तरह से तू नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद सभी अपने अपने जगह पर वापस हो जाते हैं। लगभग शाम हो चली थी। आयु भी अब तक घर पर पहुंच चुकी थी। आज करवा चौथ था। सभी घर पर लगभग मौजूद हो चुके थे। शाम ढलने को थी। आयु भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने आज लाल रंग की बेहद खूबसूरत सा साड़ी पहना हुआ था। अपने बालों में गजरा लगाते हुए मांग में सिंदूर भर आज पूरी सुहागिन की तरह तैयार हुई थी। आज वह नीचे हाल में बैठ अपने हाथों से ही देवी मां पार्वती के लिए माला बना रही थी। तभी उसका माला बार बार टूट जा रहा था, जिसे वह किसी अपशगुन से होने के खतरे से डर रही थी। तभी दादी उसे परेशान देख बोलती है, बेटा इन सब से कुछ नहीं होता है। मानते हैं कि कुछ चीज कही गई है, पर आप दृढ़ता से कोई काम करेंगे तो वह जरूर पूरा होगा। आयु मुस्कुराते हुए वह फिर से माला को बनाती है और कुछ देर में वह 2 माला बनाकर तैयार कर देती है। वही सभी अपने अपने कमरे से तैयार होकर चले आते हैं। वही निरुपमा ने भी आज मैरून कलर की साड़ी पर पूरी सास सिंगार की हुई थी। तो वही आलिया भी आज व्रत थी। वो दिन भर का व्रत अपने जिद से रखी थी, क्योंकि शाम को खाना खाना ही था और उसकी जिद के आगे रेहान को भी हार मानना था। वहीं दूसरी तरफ मान वेद के कैबिन में जाकर बोलता है, भाई आप घर कब चल रहे हैं? ये सुनते ही वेद अपना साइन करते हुए, मुझे अभी काम है मैं कुछ देर बाद आता हूँ। यह देख मान उसे घूरता है। फिर रेहान को जाते हुए देखा। रेहान के पास जाकर थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, रेहान आज करवा चौथ है ना, वैसे 8 बजे तक चांद निकल जाएगा। हम सभी की बीवियां इस समय भूखी प्यासी बैठी हुई है और 7:30 बाज भी चुका है। जाने में भी हम सबको आधा घंटा लगेगा। चलो हम सब अभी निकलते हैं। वही रेहान जो उसके एकदम पास खड़ा था, पर मान को इतना तेज तेज चिल्लाकर बात करते देख वह समझ नहीं पाता। वह कुछ बोलने को होता है कि मान उसे खींचकर निकल जाता है। तभी रेहान बोलता है, क्या हुआ भाई आप ऐसे क्यों चला रहे हो? तभी मान बोलता है, चुप कर बेवड़े, वह तेरा जो वर्काहोलिक भाई है ना उसी को बता रहा था। वह सभी कार पार्किंग के पास जाकर खड़े होकर 5 मिनट खड़े होते हैं। तभी वेद भी बाहर आ जाता है। ये देख मान मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद सभी वहां से निकल जाते हैं। वही घर पर सभी पहुंचते हैं तो रीमा जी उन सभी को तैयार होने का बोलती है और छत पर आने को बोलता है। वही राणा भी और मयंक भी अब तक पहुंच चुके थे। रुद्र हॉस्टल के लिए जा चुका था। वही पीहू और माही भी खूबसूरत से कपड़े पहने छत पर सभी का साथ पर काम में हाथ बटा रही थी। वही छत पर एक साथ बैठकर सभी पूजा कर रही थी। वह आयु पूजा के बीच में एक बार इधर उधर देखती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। आयु को भी वेद की आहट सुनाई दे देती है। तभी दादी बोलती है, अरे चांद निकल गया। ये सुनते ही सभी पूजा कर अपने हाथों में एक प्लेट में चलनी और दिया लिए और पानी का लोटा लिए सभी चांद के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और चांद का पूजा कर उसे आरती कर चांद पर देखते हुए वही चलनी को अपने बगल में खड़े खड़े पार्टनर को देखते हैं। वेद भी आयु के पास जा चुका था। आयु वे चलनी से वेद को देखते हैं और एक प्यारी सी मुस्कान भी बिखेर देती है। वेद भी उसे पानी पिलाता है। उसके बाद वह उसे मिठाई खिला है। आयु झुककर उसका आशीर्वाद लेती है। वहीं दूसरी तरफ सभी अपना अपना व्रत तोड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ एनी इस समय अपने कमरे में लेटे हुए अपने हाथ में एक तस्वीर लिए थी जो कि वेद की थी। उस तस्वीर को देखते हुए बोलती है, वह सभी गलत कह रहे थे कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर खुश होना, पर मैं तो आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकती। मुझे अब तक पता चला है आप सिंगल है। यही सुनकर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। इससे तो मैं किसी का घर भी नहीं तोड़ूंगी और आप मेरे अपने भी हो जाएंगे। ये बोल बड़ी शिद्दत से वेद के फोटो को देखने लगती है।
च 234 अगर आपसे दूर हुई तो सांसें रुक जाएगी। निखिल की हीरोपंती दिल की घंटी। अब आगे। करवा चौथ की पूजा के बाद सभी अपने अपने कमरे में इस समय होते हैं। नहीं, वेद को और घर के सभी लोगों को आयु के डील मिल जाने की बात पता चल चुकी थी। सभी के चेहरे पर एक स्माइल थी। वेद भी कहीं ना कहीं खुश था, पर खुशी सिर्फ ये थी कि आयु ने अपनी मेहनत से हासिल किया। पर अब वह इस बात को जानने के लिए बेचैन था कि ऐसा कौन शख्स है जिसने आयु को सपोर्ट किया। पर उसकी इस बात का भी मलाल था कि आयु ने उसकी बात नहीं मानी। आई पर वह आयु को दुखी नहीं देखना चाहता था। फिलहाल के लिए वह कुछ नहीं कहता। वही इस समय कमरे में बैठा वह अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वही आयु बिस्तर पर लेटे लेटे आयु उसे देख रही थी। जब उससे नहीं रहा गया तो उठकर बैठ जाती है और वह वेद को देखते हुए बोलती है, सर सुनिए ना। वेद अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए उसे देखता है तो आयु अपने पैरों को मोड़ बिस्तर पर बैठी हुई बोलती है, क्या आप खुश नहीं है? ये सुनते ही वेद कुछ नहीं बोलता और अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। ये देख आयु को बहुत बुरा लगता है, पर अगले 1 मिनट में ही वेद अपने लैपटॉप को बंद कर उसे रख वह आयु के पास आता है और उसे खींचकर अपनी गोदी में बैठा लेता है और उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोलता है, अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि मैं तुम्हारी सक्सेस से कभी भी दुखी होऊंगा। बस मुझे इस बात हट होता है कि आपने मेरे कहने पर मेरी कंपनी या मेरी जरिए कंपनी को नहीं चुना, पर फिर भी मुझे आप पर प्राउड है। ये सुन आयु उसके सीने पर अपना सर रख देती है। वही तभी आयु को अचानक कुछ याद आता है और वह वेद को देखते हुए बोलती है, वैसे मेरा गिफ्ट। ये सुनते ही वेद बोलता है, क्या गिफ्ट? आयु बोलती है, करवा चौथ का, यह मेरा पहला करवा चौथ है। ये सुनते ही वेद मुस्कुराते हुए आयु के बालों को पीछे करते हुए बोलता है, इस हिसाब से तो मुझे भी गिफ्ट चाहिए। ये सुन आयु ना समझी में उसे देखती हैं, फिर अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कुछ हकलाते हुए कुछ खुशी और नम आंखों से, क्या आपने भी? ये सुनते ही वेद उसकी नाक खींचते हुए हाँ में सिर हिलाता है। तभी आयु बोलती है, फिर आपने बताया क्यों नहीं? और आपने तो व्रत भी नहीं तोड़ा। पर तभी उसे याद आता है कि उसके पानी पिलाने के बाद ही वेद ने उसके जूठे लोटे से खुद भी पानी पिया था। यह महसूस होते ही आयु बिगड़ते हुए, पर आपने क्यों व्रत रखा? तभी वेद बोलता है, ये बात आप खुद से पूछिए। ये सुन आयु बोलती है, मैंने तो इसलिए रखा क्योंकि यह अपने पति की लंबी आयु के लिए। तभी वेद उसे बाहों में कसते हुए, जब आप मेरी इतनी लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हैं तो उस लंबी आयु में आपकी भी तो आयु लंबी होनी चाहिए। ये सुन आयु मुस्कुराहट देती है और उसके सीने में सर घुसा देती है। तभी वेद बोलता है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साझा कर ले, वैसे काफी दिन हो गया है, क्यों ना? ये बोलते हुए वह आयु के करीब झुकने लगता है तो आयु उससे दूर होकर ना में सिर हिलाती है और वह उठने को होती है कि वेद उसे कमर से पकड़ वही बिस्तर पर ही पटक देता है और उसके हाथों में हाथ फंसाकर बोलता है, मुझसे छूटना इतना भी आसान नहीं है। वेद आयु के आंखों में देखते हुए बोलता है, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? ये सुनते ही आयु वेद को देखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, क्या कोई अपने सांसों के बगैर रह सकता है? वेद उसे देखता ही रहता है। तो आयु बोलती है, आप मेरे सांस लेने की जरिया है। जिस दिन मैं आपको छोड़कर गई उसे दिन मेरी सांसें खुद मुझसे छीन जाएगी। तो बस आप इतना समझ लीजिए, मेरी जिंदगी आपकी बगैर कुछ नहीं है। ये सुनते ही वेद भी इमोशनल होकर उसके माथे से माथे सटाकर बोलता है, आयु आई नो ये समय थोड़ा अलग है, पर मैं कुछ चाहता हूँ। आई नो आप इस समय अपने आने वाले भविष्य पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आयु उसकी हिचकत देख उसकी तरफ देखने लगती है तो वेद उसका हाथ छोड़ देता है तो आयु उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए, क्या बात है? ये सुन वेद एक गहरी सांस लेकर बोलता है, क्या हम? आयु वेद के अनकहे शब्दों को भी समझ जाती है और वो उठकर बैठ जाती है और वेद के पूरे चेहरे को हाथों में पकड़ते हुए बोलती है, इतनी हिचक क्यों? यह आपका हक है और मैं खुद भी चाहती हूँ। ये सुनते ही वेद उसे देखने लगता है तो आयु बोलती है, अगर ऐसा हुआ तो अपने काम को इसके बीच में नहीं आने दूंगी। मेरे लिए सबसे पहले वह रहेगा। ये सुनते ही वेद झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। तभी कुछ ही मिनट बाद वेद को महसूस होता है कि कोई उसके शर्ट को खींच रहा है। यह महसूस होते ही वह आयु को जो पैशन के साथ किस कर रहा था वह उसे छोड़कर अपने साइड में देखता है तो वहां पर पीहू अपने आंखों पर हाथ रख उसके शर्ट को पहनी हुई थी। ये देख वेद आयु के ऊपर से हट जाता है और पीहू को देख बोलता है, बच्चा आप यहाँ? आयु अब तक उठकर बैठ चुकी थी। वही पीहू भी जाकर उसकी गोद में बैठ बोलती है, पापा मुझे आज आपके साथ सोना है। माही भी अपने डैडी मम्मी के पास हुई है।
मुझे अकेली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और आज तो रुड भी नहीं है, वो हमें सुलाता था। ये सुनते ही वेद की आंखें सख्त हो जाती है। फिर वो पीहू को अपनी गोद में लेकर अपने और आयु के बीच में सुलाते हुए बोलता है, तो फिर आपको अपने पापा माँ के पास होना है तो हम है ना। ये सुनते ही पीहू वेद के सीने से लिपट कर सो जाती है। ये देखते ही आयु मुस्कुराने लगती है तो वेद उसे अपने पास आने का इशारा करता है। आयु भी वेद के ही पास जाकर पीहू को पकड़ सो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ते का समय निकल जाता है। आलिया के भी प्रेगनेंसी को 4 से 5 महीने धीरे धीरे हो चले थे। वही आयु भी अब तक निक से कोई कांटेक्ट नहीं रख पाई थी, क्योंकि उसे अब 10 दिन के बाद उसे कंपनी में जुड़ना था। अब तक ने कोई ईमेल नहीं किया था। वही आयु अपने कॉलेज में बैठी थी, तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। आयु जब उसे चेक करती है तो वो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखने निखिल बोलता है, क्या बात है मैडम, इतनी बड़ी मुस्कुराहट, कौन सी लॉटरी लग गई है। ये सुन आयु बोलती है, हमारा मिशन सक्सेस रहा, हमें हमारे काम के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिस्टर निक ने बुलाया है। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। तभी आयु सभी से अपना काम डिस्कस करती है। तभी अचानक निखिल उठकर खड़ा हो जाता है और वह पीछे के रास्ते से निकल जाता है। ये देख आयु बोलती है, इसे क्या हुआ। शिप्रा हंसते हुए बोलती है, आजकल मैडम चश्मिश को पटाने की जोरों से तैयारी हो चली है और जहां तक उम्मीद है 40% तक इन्होंने उपलब्धि भी हासिल कर ली है। ये सुनते ही आयु आंखें बड़ी कर, ऐसा भी क्या हुआ, क्या इस चीज के लिए मिही मान गई, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा रोड़ा है। ये सुन शिप्रा हंसते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, अभी 3 दिन पहले ही दोनों ही अकेले जा रहे थे और अचानक दोनों को कोई परेशान करने लगे और हमारे हीरो निखिल उधर से ही गुजर रहे थे और वह चल देते हैं उन दोनों लड़कियों की मदद करने, बिना ये जाने कि वह दोनों कौन है। आयु इंटरेस्टिंग तरीके से सुनने लगती है। तभी आयु बोलती है, क्यों उसने चेहरा नहीं देखा। तभी शिप्रा बोलती है, दोनों मैडम ने अपने चेहरे पर दुपट्टा जो बांधा था धूप की वजह से, अब उन छेड़खानों के वजह से निखिल उन दोनों की अच्छे से बैंड बजाते हैं। उसके बाद वह उन लड़कियों को अपने गाड़ी में बैठकर उन्हें उनके घर का रास्ता दे देते हैं। फिर क्या था, हमारी मिही और चश्मिश दोनों ही अपने चेहरे से अपना मास्क हटाकर उसे थैंक यू बोलते हैं। ये देखकर निखिल घबरा जाता है, पर सदमा से बहुत जल्दी उबर गया, क्योंकि दोनों के ही चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर क्या था, मिही और सोनम दूसरे दिन से निखिल से अच्छे से बात करने लगी, क्योंकि उसके नज़र में निखिल कोई बुरा लड़का नहीं है और सोनम के भी दिल की घंटियां बज गई। ये सुनते ही आयु खिल खिलाकर हंसने लगती है। 235 दिवाली के लिए एनी और निक को इनवाइट करना, स्वीट रोमांस। अब आगे सोनम और निखिल के बीच की हो रहे लव स्टार्टिंग की बात शिप्रा बता रही थी। वही आयु बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सबको सुन रही थी। तभी शिप्रा उसके कान के पास जाकर बोलती है, और तुझे पता है कोई और है जिसके दिल की घंटी बजी है, और वो हमारे इस शांत साधु के भी पीछे पड़ी हुई है। ये सुन आयु हैरान होकर उसे देखती हैं तो शिप्रा उसे धीरे से बोलती है, हमारी मेहिका मैडम। ये सुनते ही आयु सरप्राइज होकर, सच। शिप्रा हाँ में सिर हिलाते हुए, सच्ची, तुझे पता है मेहिका तो इसके हाथ पैर धो के पीछे पड़ गई है और यहाँ तक कि इसे बॉयफ्रेंड बनाने की भी बात कही। आयु पूछती है, तो इसने क्या कहा। तभी शिप्रा मुंह बनाते हुए, यही कि मुझे तुम जैसी बदतमीज लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। आयु बगल में बैठे धीर को घूरती है जो मोबाइल में बिजी था, पर वह एक कान से सब कुछ सुन रहा था। तभी शिप्रा बोलती है, और तुझे पता है वह बेचारी पिछले 2 दिन से एकदम संस्कारी लड़की की तरह सूट पहन कर आ रही है। ये सुनते ही आयु को हंसी आ जाती है। तभी धीर उठते हुए, तो फिर तुम दोनों की एक दूसरे की चुगली करना हो गया हो, तो चलो क्लास का टाइम हो गया है। ये सुन आयु उसे घूर कर बोलती है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे थे। ये सुनते ही धीर बोलता है, अब तुम सब इतनी तेज तेज से बोलोगे तो मैं अपने कान थोड़ी ना बंद करूंगा। तभी आयु उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मिही अच्छी लड़की है। तभी धीर बोलता है, मैं कब कह रहा हूँ कि वह अच्छी लड़की नहीं है। तभी धीर बोलता है, पर मेरे टाइप की नहीं है। ये बोल वह चला जाता है। आयु उसे घूरती ही रह जाती है और बोलती है, बिल्कुल मेरे खड़ूस पति की तरह है। तभी शिप्रा उसे धकियाते हुए बोलती है, बस कर दिया, लेकर भी खोजेगी तो तुझे वैसा पति नहीं मिलेगा, और जब देखो तब अपने पति की बुराई करती है। फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए, काश ऐसा फिर से होता कि वो यहाँ पर पढ़ाने आते हैं और मैं उन पर नैन मटक्का करती। ये सुन आयु उसे घूरते हुए, ओ मैडम, तुम्हें पता भी है उनसे लोग ना पढ़ने की प्रार्थना करते हैं। वह इतने स्ट्रिक्ट है ना कि तुम्हारी सारी प्रेम भूत उतरेंगे। ये बोल वो आगे चली जाती है। तभी शिप्रा बोलती है, तू मुझसे जलती हैं।
तभी शिप्रा के मोबाइल पर कॉल आता है। कॉल की आवाज सुन आयु भी रुक जाती है तो शिप्रा उसे कॉल को कट कर देती है। आयु उस कॉल पर नंबर देख चुकी थी। वो बोलती है, बात क्यों नहीं कर रही हो, कितने दिन से देख रही हूँ वह कॉल कर रहा है। ये सुनते ही शिप्रा बोलती है, मुझे ऐसे इंसान से बिल्कुल बात नहीं करना जो धोखेबाज हो। आयु कुछ कहने की होती है पर शिप्रा आगे बढ़ जाती है। आयु एक गहरी सांस लेकर बोलती है, हे भगवान, इन दोनों की भी बेड़ा पार करवा दो। वहीं दूसरी तरफ वेद के ऑफिस में इस समय एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में वेद, रेहान, माननी, निक सभी बैठे थे। काम शुरू करने के लिए निक अपनी अपनी डिमांड बता रहा था। वहीं रेहान उसे हर चीज को नोट कर रहा था क्योंकि वेद को उसका होटल वैसे ही डिजाइन करना था। वहीं इन सब से विपरीत एनी बस वेद को निहारने में लगी थी, जिसका आभास वेद को भी था और उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि एनी ऐसा कोई काम ही नहीं कर रही थी जिससे वह उसे टोक सके। वहीं निक अपनी सारी बताने के बाद वेद से बोलता है, मिस्टर सिंह, हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे डिजाइन्स मिल चुकी है। हमारी डिजाइनर। ये सुन वेद उसे देखते हुए, तो फिर उनको बुलाए। ये सुनते ही निक बोलता है, वैसे तो मैंने सोचा था कि आज की मीटिंग में वह भी हो, पर क्यों ना हम जब आपकी पूरी होटल का मैप बन जाए तो उसी हिसाब से उस होटल का इंटीरियर डिजाइन्स करेगी। तभी रेहान निक से बोलता है, मिस्टर निक, हम आपको बता देना चाहते हैं, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि लेते हैं तो उसमें हर चीज परफेक्ट करते हैं, इसलिए हमारी कंपनी में हर चीज मौजूद है, चाहे वह इंटीरियर डिजाइन हो चाहे और किसी भी प्रकार का वर्क हो। पर आपके कहने पर हमने किसी दूसरे को मौका दिया क्योंकि वह आपकी डिमांड थी। पर हम ऐसे ही किसी को भी अपने बनाए हुए होटल मैप में ऐसे ही किसी की डिजाइन्स नहीं डाल सकते। ये सुनते ही निक मुस्कुराते हुए सैम को इशारा करता है तो सैम उसके सामने कुछ प्रिंट आउट रख देता है। उस प्रिंट आउट को देख रेहान हैरान हो जाता है और उसी के साथ वह मान को देता है। वही मान वेद को। वेद उस पन्ने को बड़े गौर देखने लगता है और काफी इम्प्रेस भी होता है और वो बोलता है, इंटरेस्टिंग। ये सुनते ही निक बोलता है, आई नो आपको पसंद आएगी। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तभी वेद बोलता है, ओके, तो हम अपनी मीटिंग एक हफ्ते बाद रखते हैं। दिवाली के बाद। ये सुनते ही निक उठकर वेद से हाथ मिलाता है। तभी निक जाने को होता है कि वेद बोलता है, हमारे यहाँ दिवाली पर बहुत बड़ी पार्टी होती है, आप उसमें इनवाइटेड हैं। ये सुनते हैं निक के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं एनी भी उसकी खुशी तो देखने लायक थी। उसकी खुशी देख रेहान के चेहरे की त्योरियां चढ़ जाती है और वह मान को देख उसे इशारा करता है तो मान उसे आंखें दिखाकर चुप करा देता है। कुछ देर बाद सभी लोग चले जाते हैं। वही शाम के वक्त सिंह विला। आयु अब तक कॉलेज से आ चुकी थी और आज सभी हाल में बैठे दिवाली की तैयारी की बात कर रहे थे। वही निरुपमा भी आज अपने ऑफिस से जल्दी ही आ चुकी थी। तभी रीमा निरुपमा से पूछती है, बेटा आपका प्रोजेक्ट अभी कितने दिन तक चलने वाला है? निरुपमा बताती है, बस माँ 6 महीने और। तभी आयु सभी के लिए गरम गरम पकोड़े जो कि मीनू तल रही थी उसे लेकर आकर सभी को देती है। वही इस समय प्रिंस निम्मी के गोदी में खेल रहा था तो आयु उसे अपनी गोदी में लेकर उसे पुचकारने लगती है। ये देख सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी दादी बोलती है, बेटा आप दिवाली के लिए आपको अपनी जीस भी फ्रेंड को इनवाइट करना होगा, आप कर लीजिएगा। ये सुन आयु हाँ सिर हिलाती है। तभी दादी रीमा से बोलती है, आपने देशमुख फैमिली में फोन किया? ये सुन रीमा बोलती है, बस आज करने ही वाली थी। वही आलिया भी अपने कमरे से आ जाती है और आरू जो अपने प्लेट में पकोड़े खा रही थी उस पकोड़े को छीनकर खुद खाते हुए बोलती है, इतना खाएगी तो मोटी हो जाएगी और कॉलेज में तुझे लड़की बनकर ही रहना है। ये कह वह तब तक 3-4 पकोड़े मुंह में भर चुकी थी। ये देख आयु प्रिंस को अनुपमा का दे उससे थाली खींचते हुए बोलती है, मोटी तू दिन पर दिन हो रही है और तुम मुंह कह रही है कि मैं ना खाऊं। तभी दादी बोलती हैं, आयु तुम भी तो पीहू के समय ऐसे ही मोटी हुई होगी। दादी की यह बात सुन आयु जो प्लेट खींच रही थी उसके हाथ रुक जाते हैं। उसे अपना वह दिन याद आ जाता है जब वह एक अन्ना के लिए तरसती थी। उसे कितनी जिल्लत भरी जिंदगी झेलनी पड़ी थी। ये याद आते ही उसके बॉडी में एक दर्द सा उठता है। वह अपने आंसू को रोक बोलती है, मैं कमरे में कुछ भूल गई हूँ, मैं बस अभी आती हूँ। ये बोल वह अपने कमरे में चली जाती है। बोलती है, इसे क्या हुआ, मैंने तो एक नॉर्मल सी बात पूछी थी। यह सुनते ही रूही एक गहरी सांस लेकर बोलती है, दादी जितना सब कुछ आसान दिखता है उतना होता नहीं है। आयु ने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफा झेली है।
ये कह वह दादी को आयु के बारे में सब कुछ बताती है। ये सुन वहां बैठी अलिया, निम्मी, सीमा और दादी की भी आंखें नम हो जाती है। आखिर इतनी कम उम्र में किसी ने इतना दर्द झेला हो, इसका इमेजिन एक औरत ही कर सकती है। कुछ देर बाद आयु खुद को संभालते हुए नीचे आती है, क्योंकि वह अपने वजह से किसी को परेशान नहीं देख सकती थी। वही कोई भी आयु से कुछ नहीं पूछता। वही रात के लगभग सभी लोग घर पर आ चुके थे। राणा निरुपमा को देख रीमा से बोलता है, बुआ, मैं और निरु कुछ समय के लिए हम घूमने के लिए राजस्थान जा रहे हैं। ये सुन रीमा मुस्कुराते हुए, ये तो अच्छी बात है, कम से कम निरुपमा को भी तो कुछ राहत मिलेगा। तभी ना राणा बोलता है, हाँ, नहीं तो आपका बेटा अपने ही जैसे मेरी बीवी को भी बना देगा। वही वेद ये सुन उसे घूरता है और डिनर करने लगता है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। निरुपमा अपने कपड़े पैक कर रही थी, तभी राणा उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोलता है, क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी है, हनीमून के लिए आए। ये सुनते ही निरुपमा के चेहरे पर एक शर्म से आ जाती है। ये देख राणा उसे झटके में छोड़कर उसके सामने आ जाता है। ये देख निरुपमा हैरानी से उसे देखने लगती है, तो राणा उसे उलट पुलट कर देखते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी बीवी हो या कोई और हो, क्या तुम शर्मा रही हो। ये सुनते ही निरुपमा उसे चिढ़ जाती है। निरुपमा जो कपड़े को रख रही थी उसी से खींचकर उसे मारते हुए बोलती है, मैं लड़की हूँ और नॉर्मल हूँ, तो मुझे शर्माना भी आता है। ये बात अलग है कि मैं बहुत कम लोगों से शर्माती हूँ। ये सुन रहा राणा उसे कमर से पकड़ उसे अपने पास खींच बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ मुझसे शर्माती है, और मैं चाहता भी हूँ कि आप सिर्फ मुझसे शर्माए। ये कह उसके होठों पर होंठ रख देता है और उसके हाथों से फोल्ड हो रहे कपड़े को एक साइड कर बिस्तर पर लेकर साथ गिर जाता है। कुछ ही देर में दोनों अपने पल में खो जाते हैं। वही आलिया के कमरे में रेहान आलिया के होठों को चूम रहा था। आलिया को जब घुटन होने लगती है तो वह उसे खुद से दूर कर गहरी करी सांस लेने लगती है। तभी आलिया उसे घूरते हुए, यह क्या हरकत थी। तभी रेहान उसके पास था, उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, अब तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता तो इतना तो कर ही सकता हूँ। यह बोल वह उसके गर्दन को चूमने लगता है। यह महसूस करते ही आलिया उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे कुछ कुछ होने लगता है। ये सुन रेहान उसे चिढ़ाते हुए, ओए होए, मेरी बीवी को रोमांस चाहिए, कोई बात नहीं। यह उसके होठों पर होंठ रख देता है। वहीं दूसरी तरफ रूही और मान एक दूसरे के बाहों में लेटे ऊपर सीलिंग को देख रहे थे। तभी रूही बोलती है, मान, मैं इस फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, आखिर वहाँ हम लोग अकेले कैसे रहेंगे। तभी मान उसे समझाते हुए बोलता है, रूही, आदत डालनी चाहिए, अगर हम अपने प्रति एक विश्वास और एक परिवार बनाना चाहते हैं तो हमें अपने से ही सीमित होना पड़ेगा। तभी रूही उसे देख बोलती है, मान। तभी मान बोलता है, मैं माँ को समझाऊंगा, और वैसे भी बीच बीच में हम यहाँ आते रहेंगे। ये सुन रूही उसके सीने से अलग बोलती है, मुझे बस आपके साथ रहना है, फिर आप चाहे जहाँ रहो। ये सुन मान मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरफ आयु जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वेद उसके बैग से उसकी बुक निकाल उसे बड़े ही बारीकी से पढ़ रहा था। आयु अपने सिर पर मारते हुए, लो हो गया तुम्हारा कल्याण।